सबसे पहले कहता है पूर्वी घाट, तो यहां से लेकर के और यहां तक जो घाट है इसे कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक, तो ये हो गया पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है आपका पुलिकट झील, ये उड़ीसा में झील है जिसे कहते हैं पुलिकट झील, तो ये हो गया दूसरे का उत्तर यहां पर है। नेक्स्ट कहता है सांभर झील, तो ये राजस्थान में है सांभर झील, तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। नेक्स्ट कहता है विंध्याचल पर्वत, तो ये यहाँ पर है सतपुड़ा। और वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2025-26 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। देखिए, यह एक ऐसा पेपर है जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसलिए इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा जो इस पेपर में दिया है, फिर आप चाहे कोई भी स्कूल के क्यों ना हो, क्योंकि ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर को डिज़ाइन किया गया है। और ठीक इसी प्रकार से पेपर आपके स्कूल के शिक्षक द्वारा बनाया गया है और आपके स्कूल में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम देख लेते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछेगा और क्या होगा उसका सही आंसर। हम वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले बता देते हैं, एक ही वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर करेंगे और अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी देखेंगे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों प्रश्न का उत्तर कवर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत ही अच्छा पीडीएफ लेकर के आया हूं, देखो बहुत ही सुंदर पीडीएफ है। पीडीएफ में एक एक चीज तुम क्लियर देख पा रहे होगे, इसी प्रकार का पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर रहेगा 75 नंबर को और समय 3 घंटे मिलेंगे। एंड यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि भारत देश के मध्य से गुजरने वाले कर्क रेखा का मान कितना होता है। तो हमारे भारत देश में जो कर्क रेखा गुजरती है उसका मान है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात ऑप्शन नंबर सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाई के मामले में ये बहुत लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना, 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। और अगर मैं दूसरे विश्व युद्ध की बात करूं तो 1939 से लेकर के 1944 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी ध्यान रखना। कुछ स्कूलों में ये पूछेगा, कुछ स्कूल में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। चौथा नंबर कहता है लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा शासन, जनता का शासन किसने कहा है। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखना। पांचवा नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन का समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 मई 18 दिन के दिन में भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था। तो इसका सही आंसर आपको यही लिखना है। छठवां नंबर कह रहा है कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन के रूप में किसे जानते हैं। तो यहां पर आपका मानवीय संसाधन हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, साधन हो जाएगा और उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखो। पहला नंबर कहता है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल डैश 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 वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे भारत देश की भूमि का जितना क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। और कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, मतलब जितना बड़ा पूरा विश्व है ना उसमें से 2% हमारा भारत है, बाकी अदर अदर देश हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार है। तो यहाँ पर मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार है। नेक्स्ट कह रहा है 1804 ईस्वी में डैश डैश ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो नेपोलियन ने किया था। किसने? नेपोलियन ने खुद को अपने को सम्राट बताया था। नेक्स्ट कह रहा है हमारा चौथा नंबर कि चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो चीन में जो राष्ट्रपति होता है वो बहुसंख्यक मतदान के द्वारा नियुक्ति होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि कच्चा माल तथा नगद पैसे को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। तो यहां पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ता है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि खारे पानी के झील को क्या लैगून झील कहते हैं।
तो ये चीज़ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीप भारत की अधिकांश बड़ी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या पश्चिमी घाट है? बिल्कुल सही हो जाएगा। परेशान मत होना, एक साथ मैं एक एक चीज का आंसर दिखा दूंगा, अभी केवल ध्यान से सुनते जाइए। तीसरा नंबर कह रहा है कि नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर की भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड छठवां नंबर कहता है कि पालनपुर के किसान केवल 2 ही फसल उगाते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर के 3 सही और 3 गलत है। चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला नंबर कह रहा है चिल्लका झील, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है खारे पानी की झील है ये हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा कहता है दोआब, तो दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसे कहते हैं दोआब क्षेत्र, तो यहाँ पर ये वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये एक सेकंड संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। एंड संविधान सभा के पहले अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि पालनपुर गांव कैसा है, तो एक काल्पनिक गांव है, तो इससे मैच कर दोगे तो हो जाएगा 5वें नंबर का, और जो अंतिम वाला बचा ये 6वें का हो जाएगा, बस इसे मैच कर देंगे। हमारा 5वां नंबर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक किसने लिखा है, इसे लिखा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं बोल्शेविक की क्रांति। क्या कहते हैं, बोल्शेविक की क्रांति। चौथा नंबर कह रहा है किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, तो यहां पर आपको लिखना है कि जॉर्ज गैपेन के नेतृत्व में, किसमें, जॉर्ज गैपेन के नेतृत्व में। नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, अर्थात राज्य के नज़र में सभी धर्म समान है, ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट कहता है आईटीआई का पूरा नाम क्या है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ये हो जाएगा आईटीआई का फुल फॉर्म। चलो तो यहां तक होता है कंप्लीट। अब मैं थोड़ी पीडीएफ की जानकारी देता हूं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। देखो यार पीडीएफ का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सिंपल सा लिंक को क्लिक कीजिए और जल्दी जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ 100% डाउनलोड हो रहा है, वर्किंग स्टार्ट है, ठीक है। जो बग था, जो प्रॉब्लम था, उसे मैंने रिसॉल्व कर दिया एंड पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे सेम टू सेम यही वाले प्रश्न पत्र का। और आपको पता है इसका सोल्यूशन ही मिल जाएगा, देख लीजिए इस प्रकार से सोल्यूशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। बाकी इसका सोल्यूशन भी आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पत्र में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को फटाफट कवर अप करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे और अथवा सहित देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वे सभी क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे जो तुम्हारे कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, अथवा हम कहता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरता है, इसका नाम लिखना है। तो ये रहा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाता है, तो ये यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। यहाँ पर एक राज्य और जोड़े, राजस्थान, जो कि ऐड नहीं था, मैंने इसे बाद में ऐड कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है 7वां नंबर कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किन किन नामों से जाना जाता है, और अथवा में कह रहा है कि भावर क्या है। देखो यहाँ पर एक मैं नक्सल आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि पूर्वी तटीय मैदान क्या कहते हैं, तो पूर्वी तटीय मैदान ये कहलाता है, ठीक है, इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो इसे उत्तर दक्षिण पूर्व ये कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिमी कहलाएगा, ठीक, ये कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, आपका ये कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान। और इसे किस किस नाम जानते हैं, तो ऊपर जो होता है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार, जो बीच में इसे कहते हैं आंध्र घाट या फिर आंध्र का तट, और जो अंतिम में इसे कहते हैं मालाबार तट। बाकी इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। ये रहा है आपके सामने, उत्कल को कहते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है, परेशान मत होना, उत्कल का ही उत्तरी सरकार दूसरा नाम है। भावर क्या है, आइए भावर देख लेते हैं फटाफट, ये रहा आपके सामने भावर। अब जरा भावर क्या होता है समझ लेना। देखो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से जब नदी से पानी निकलती है ना,
तो जैसे ही पानी मैदान में प्रवेश करती है तो एक पत्थर के बीच पानी नीचे नीचे घुस जाती है और यही पत्थर वाला भाग कहलाता है भावर। 8वां नंबर कह रहा है कि अपवाह तंत्र से क्या आशय है। और 8वां कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के 2 आर्थिक महत्व के बारे में बताओ। ये रहा आपके सामने अपवाह तंत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा हिमालय से निकलने वाली नदी का आर्थिक महत्व। सबसे पहले सिंचाई में काम आता है, फिर आता है जल उत्पादन में, ये विद्युत उत्पादन में। आगे कहता है 9वां नंबर गिलोटिन क्या है। और 8वां नंबर कहता है कि 100 कुलात का क्या अर्थ होता है। आइए देखते हैं गिलोटिन, ये रहा आपके सामने, इसका भी फोटो खींच लो। एंड ये रहा आपके सामने 100 कुलात, ठीक, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। चलो 10वां नंबर कह रहा है कि जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार का आतंक फैलाया। और 8वां में कह रहा है कि फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। आइए दिखाते हैं, ये रहा जैकोबिन्स, ठीक है, ये आपको लिखना है। एंड ये रहा फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व, ठीक है, क्या महत्व यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचारधारा था। और यहीं पर 8वां कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद विचारधारा, ठीक है, आपको ये चीज लिखना है। एंड ये रहा प्रथम विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा पूरा लिखा है, टेका स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। और यहीं पर 8वां में लिखा है कि सरकार के 2 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं। आइए दिखाते हैं लोकतांत्रिक सरकार, ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो खींच लो। एंड ये रहा आपके 2 प्रकार, एक होता है राजतांत्रिक सरकार और दूसरा होता है आपका लोकतांत्रिक सरकार। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर संविधान सभा क्या है। यहीं पर 8वां में कहता है कि संघीय सरकार किसे कहती हैं। आइए देखते हैं संविधान सभा, ये रहा आपके सामने, ठीक है, निर्वाचन निकाय है जिसमें किसी देश के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के लिए गठित किया जाता है। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने संघीय सरकार, इसका भी फोटो खींच लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट करना है। एंड यहीं पर 8वां में कहता है कि संविधान क्या है, ठीक, तो आइए प्रस्तावना कर देखते हैं। ये रहा प्रस्तावना का अर्थ, ठीक है, ये आपको लिखना है। एंड संविधान क्या है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक, ये है आपका संविधान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है कि पालनपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। यहीं पर 8वां कह रहा है कि पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं, ये रहा है आपके सामने पालनपुर वाला उत्तर। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 8वां वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। और यहीं पर 8वां कह रहा है कि रबी और खरीफ की फसलों में कोई 2 अंतर बताना है। ये रहा आपके सामने रासायनिक उर्वरक, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। एंड ये रहा नेक्स्ट रबी और खरीफ की फसलों में अंतर, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि मानव पूंजी अन्य संसाधन से किस प्रकार श्रेष्ठ है। यहीं पर प्रथम कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हो। तो ये रहा आपके सामने 17 नंबर का उत्तर, मानव पूंजी किस प्रकार से श्रेष्ठ है। एंड ये रहा शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है वह कहलाएगा शिशु मृत्यु दर, इस चीज को ध्यान रखना। आगे कहता है 18 नंबर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने का कोई 3 लाभ बताओ। मतलब हिंद महासागर जो हमारे हिंदुस्तान के नीचे स्थित है यहाँ पर, तो भारत में किस प्रकार से लाभ मिलता है। और अथवम कहता है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर के कोई 2 कारण बताना है। ये सबसे पहले रहा केंद्रीय लाभ की 3 स्थिति। सबसे पहले व्यापारिक लाभ है, हमें हमें रणनीति लाभ है, मतलब हम रणनीति बना सकते हैं कि कोई अटैक वटैक तो नहीं कर रहा है ना, कोई बाहर से अटैक करेगा तो उसके लिए रणनीति बनाएंगे। एंड सांस्कृतिक लाभ, कल्चरल लाभ भी है, इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। बड़े वाले क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। कश्मीर और कन्याकुमारी वाला जो प्रश्न पूछा है तो अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार से लिखोगे, फिर सूर्य का कोण लिखोगे, ठीक है, दूसरा कारण, बस इतना तुम्हें लिखना है, 2 कारण। नेक्स्ट 19 नंबर कहता है कि बागर और खादर में अंतर लिखो। अथवा में कहता है कि टिप्पणी लिखना है भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीपीय समूह पर। तो ये रहा बागर और खादर में अंतर, सबसे पहले आपको ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है भारतीय मरुस्थल क्या है, इसे डिफाइन करना है। मध्य उच्च भूमि क्या है, इसे डिफाइन करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एंड नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है कि भारतीय द्वीप समूह के बारे में, ये भी आपके सामने मेंशन है। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, अर्थ बताना है। अथवा कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। आइए देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये रहा आपके सामने। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, वह बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं और काम कुछ भी अगर वो व्यक्ति ना भी रहे तो काम बंद नहीं होता, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एग्जाम्पल तौर पर समझना, जैसे हमारे पास एक खेत है और हमारे घर में 5 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति रहते हैं और एक खेत में 5 व्यक्ति काम करने चले गए, लेकिन अगर 2 व्यक्ति भी जाते तो भी काम हो जाता, लेकिन 3 व्यक्ति और जो घर में थे वो एक्स्ट्रा चले गए, बोले चलो यार घर में क्या करेंगे, वहीं काम करेंगे। इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब आवश्यकता से अधिक लोग लगे होना। एंड प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसका आंसर ये रहा तुम्हारे सामने।
ठीक है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का सीधे उपयोग करता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पकड़ना आता है और खनन भी शामिल है, ठीक है। एंड आपको पशुपालन भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लिख करके चले आना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी वर्णन करना है। और अथवा में कह रहा है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पर टिप्पणी लिखना है। ये प्रश्न पूछा है, आइए देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने रूसी क्रांति, ठीक है। तो इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और इसकी राजनीतिक स्थिति भी लिखना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा। आर्थिक स्थिति देख लो, इसका भी फोटो खींच लो, ये चारों पॉइंट मेंशन करना है। एंड ये रहा सामाजिक स्थिति, ठीक है। कारण वगैरह मत लिखो, कारण अगर पूछा होगा तो अपन लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी अथवा वाला दिखाना भूल गया था। अथवा वाला ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पूरा लिखना है, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। 22वां नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की शक्तियों का पृथक्करण का उद्देश्य क्या होता है। और अथवा में कहता है कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखना है। तो आइए दिखाते हैं 4 तर्क। ये रहा सबसे पहले लोकतंत्र के ऊपर, ठीक है। तो ये तुम्हें लिखना है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा, ओके गॉट इट। एंड नेक्स्ट आपका ये रहा अथवा वाला जो प्रश्न पूछा ना, लोकतंत्र में 4 तर्क। तो पहला तर्क हो गया जवाबदाही सरकार होता है, ठीक है, समानता और स्वतंत्रता। तीसरा हो गया संघर्ष का समाधान और चौथा हो गया नागरिकों की गरिमा। बस इतना आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर कह रहा है कि भारत के मानचित्र में अब हमें दिखाना है। आइए हम दिखाते हैं कि ये सारी पहाड़ियां कहाँ पर हैं और ये वाला भी दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक भारत का मानचित्र। तो मैं इंडिया का मैप ले आता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। मुझे थोड़ी सर्च करना पड़ेगा इंडिया का मैप। एंड इंडिया का मैप ला करके मैं तुम्हें आसानी समझा दूंगा, वेट कीजिएगा, मैं अच्छा मैप ढूंढ लेता हूँ। एंड ये रहा, ठीक, दैट इज माय इंडिया। और ये रहा हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मैं पूरा समझा देता हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, ठीक। तो इस मैप को रख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब समझिएगा ज़रा ध्यान से, इसको थोड़ी मैं कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। अब आपको दिख रहा प्रॉपर दिख रहा ना हमारे क्वेश्चन। आइए सबसे पहले हम नीचे वाला समझने, ऊपर वाला पे समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम समझेंगे नीचे वाला। सबसे पहले कहता है अरावली की पहाड़ी। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान और यहाँ पर है दिल्ली। तो ये है आपकी अरावली की पहाड़ी, ये हो गया पहला नंबर, ठीक। नेक्स्ट कहता है काराकोरम श्रेणी। तो देखो ऊपर आता है, ऊपर क्या आता है, ऊपर सबसे पहले आता है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो काराकोरम आपका ये वाला हुआ, ठीक, ये वाला भाग काराकोरम कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरा नंबर। पहले काराकोरम आता है, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर क्या आता है ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इस प्रकार से बसा हुआ है। नेक्स्ट कहता है शिवालिक। ये देखो शिवालिक पूछा है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक आपका इस तरह फैला हुआ है, ये यहाँ तक पूरा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है मिजो की पहाड़ी। तो देखो अब हम जाएंगे असम में, और असम में 3 पहाड़ी स्थित है। एक सेकंड, सॉरी वो हट गया आपका, ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम असम में जाएंगे, तो असम में 3 पहाड़ी है। तो सबसे पहले ऊपर एक है, फिर बीच में दूसरा है, फिर तीसरा है। तो सबसे पहले जो पहाड़ी है असम में, उसे कहते हैं मिजो की पहाड़ी, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा मिजो की पहाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर, ठीक। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो आप इसका चाहो तो फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको दूसरे को समझा देते हैं अच्छे से। तो पहला समझ में आया, आप इसका फोटो खींच लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। खींच तो लियो भाई, नहीं खींचे तो वीडियो को बैक करके और खींच लो फोटो, ठीक। चलो अब हम थोड़ी नीचे बढ़ते हैं और इस मैप में अब हम नीचे वाले को समझने का प्रयास करते हैं। चलो आर यू रेडी। एंड इसे मैं थोड़ी इरेज कर देता हूं ताकि क्लियर रहेगा तो समझ में आसानी से आएगा। चलो देखो सबसे पहले कहता है पूर्वी घाट। तो यहां से लेकर के और यहां तक जो घाट है इसे कहते हैं पूर्वी घाट, ठीक। तो ये हो गया पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है आपका पुलिकट झील। ये उड़ीसा में झील है जिसे कहते हैं पुलिकट झील। तो ये हो गया दूसरे का उत्तर, यहां पर है। नेक्स्ट कहता है सांभर झील। तो ये राजस्थान में है सांभर झील। तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। नेक्स्ट कहता है विंध्याचल पर्वत। तो ये यहाँ पर है सतपुड़ा और यहाँ पर है विंध्याचल, ठीक। तो ऊपर वाला ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये हो गया चौथा नंबर, ठीक। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। तो इसका भी फोटो खींच लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, मैप भी भर के बता दिया हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा।
अगर चैनल ने पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।